नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे देश की बड़ी खबरें भी और दुनिया भर में भी कौन सी खास खबरें हैं। तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही खेल जगत और अर्थ जगत की भी महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे आपको। फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी कुछ खास खबरें, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जमीन बंजर होने से बचाने के लिए COP14 सम्मेलन का 2 से 13 सितंबर तक दिल्ली में होगा आयोजन। दुनिया के 200 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा से लौटने के बाद दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि भेंट की। पीएम मोदी ने परिजनों को दी सांत्वना। गृह मंत्री अमित शाह भी थे मौजूद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंक विरोधी सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के दौरान 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पूंछ में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। सेना ने दिया करारा जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांश और सरप्लस रिजर्व के रूप में सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए देने का किया फैसला। जालान समिति की सिफारिशें हुई मंजूर। G7 देश अमेज़न के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए $2 करोड़ 20 लाख खर्च करने पर जताई गई सहमति। ब्रिटेन और कनाडा ने भी अलग से सहायता राशि का किया ऐलान। ब्राजील ने आर्थिक मदद ठुकराने के दिए संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिस्थितियां अनुकूल रहने पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से परमाणु मुद्दे पर कर सकते हैं मुलाकात। 2015 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अमेरिका पिछले वर्ष हो गया था अलग। और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु का स्विट्जरलैंड में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीतने के बाद नई दिल्ली में भव्य स्वागत। खेल मंत्री ने किया सिंधु को सम्मानित। आइए शुरुआत करते हैं COP14 की खबर से। और COP14 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसके तहत बंजर जमीन को सही करने यानी उपजाऊ बनाने के लिए जो बड़ी बातें आई हैं सामने, उनको लेकर हम जानते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संयुक्त राष्ट्र का ये सम्मेलन दिल्ली में होना है, उसको लेकर उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस सम्मेलन की। आइए सुनते हैं। India is hosting this wonderful COP14, and we will have assumed the presidency during this, and India will be playing a lead role in combating desertification. For next 2 years, we will be the president, and we will move the world in the right direction by taking cooperation of all countries. More than 200 countries are coming. They have confirmed their participation. More than 3,000 delegates have confirmed. Nearly 100 ministers are coming. 94 have confirmed. And all the UN officials will be there. We have taken a target, as our ministry has taken a target to restore 50 lakh hectares of land by 2030. So from degraded land, we will convert into a fertile land. So that is our main target, and we are also establishing one center of excellence in Dehradun to help the world to gear up the research and start learning from each other and making progress to combat desertification. So that will be our thing, and whatever be the New Delhi declaration will be there. That is the common resolve of the world, and that resolve we will also take it forward and make an effort, positive effort, to ensure that the world also follows what Delhi decides. इस सम्मेलन के बारे में आपको बता देते हैं कि दुनिया भर में बंजर जमीनों को बचाने के लिए COP14 का दिल्ली में आयोजन होगा, जिसमें मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन, भूमि अवक्रमण और अकाल, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 से 13 सितंबर तक ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें जैसा कि अभी केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 200 देशों के 3000 प्रतिनिधि और मंत्रीगण समेत 5000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
इसमें जमीन बंजर होने से बचाने के प्रयास पर विमर्श होगा। आपको बता दें कि ज्यादा केमिकल होने से यानी अम्ल बढ़ने से या बाढ़ से मिट्टी के बह जाने से अन्य कारणों से भूमि बंजर हो जाती है। आज के समय की बात करें तो दुनिया का 1/3 हिस्सा बंजर है। लगभग 40,000 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की चुनौती भी है इस वक्त। और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत में ही 29% भूमि ऐसी है जो बंजर है। कॉप 14 का अब 2 साल के नेतृत्व भारत को मिला है और इस सम्मेलन के दौरान अलग अलग शेड्यूल्स बनाए गए हैं। 2 से 6 सितंबर तक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, तो 9 और 10 सितंबर को मंत्री स्तर की बैठक होगी और दिल्ली घोषणा पत्र का भी ऐलान किया जाएगा। 11 और 12 सितंबर वो तारीख है जब ओपन डायलॉग होगा, जिसमें एनजीओज या एक्टिविस्ट ये भी भाग लेंगे और एजेंडे से जुड़े अलग अलग विषयों पर अलग अलग दिन भी निर्धारित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में दरअसल क्या होता है कि पर्यावरण संरक्षण पर 3 स्तर पर काम किया जाता है, जलवायु परिवर्तन पर, जैव विविधता पर और साथ ही साथ डिजर्टिफिकेशन को रोकना यानी भूमि बंजर होने से रोकने पर भी। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में 3 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, दिल्ली घोषणा पत्र के संकल्पों पर अमल करना और साथ ही देहरादून में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो इस सम्मेलन से जुड़ी हमने आपको बताई हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता निशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, पूरी रूपरेखा केंद्रीय मंत्री ने अभी सामने रखी। क्या हम ये माने कि भारत, चूंकि नेतृत्व भारत के पास है, अब भारत बहुत स्पेसिफिक लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है ताकि बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सके? माफी चाहते हैं, निशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि कॉप 14 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये एक सम्मेलन है जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि जो बंजर भूमि है उसे उपजाऊ कैसे बनाया जाए। तो ये पूरी रूपरेखा आज केंद्रीय मंत्री ने सामने रखी और इसमें उन्होंने बताया कि अब हमारे लक्ष्य ये हैं कि 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को हम किस तरीके से उपजाऊ बना सकते हैं और उसको लेकर पूरी एक रूपरेखा और विमर्श इस सम्मेलन के दौरान होगा। और हमारे संवाददाता निशांत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरीके से पूरी रूपरेखा सामने रखी गई है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु सामने हैं? क्योंकि भारत जबकि नेतृत्व कर रहा है तो जाहिर है कि ये भी कोशिश रहेगी भारत की कि जो भी बिंदु सामने आते हैं, जो भी रूपरेखा सामने आती है, उस पर अमल किया जाए, क्रियान्वयन किए जाए और ठोस नतीजे सामने आए। जी देखिए, बिल्कुल भारत में जो कॉप 14 का आयोजन हो रहा है और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत, जैसा कि मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि भारत का करीब 30% हिस्सा जो है, 30% जमीन जो है वो डिग्रेडेड है, यानी मरुस्थलीकरण और बंजर से प्रभावित है, जो कि उपजाऊ नहीं है। तो ऐसे में भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि यही वजह है कि जो कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल एक जैसा कि मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बता रहे थे कि अगले 10 साल के दौरान भारत ने काफी महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है। 50 लाख हेक्टेयर जमीन को, जो कि बंजर जमीन है, उसको उपजाऊ करने का। ये काफी बड़ा लक्ष्य है, जो कि आने वाले 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य है। तो ये एक महत्वपूर्ण घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अब इसको देखना पड़ेगा कैसे अमल किया जाता है, क्योंकि अगर हाल के दिनों में देखें तो भारत सरकार ने इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान भी ममता, आपको पता होगा कि भारत में जो वन का जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ाया है भारत सरकार ने अपने प्रयासों से। और उसके अलावा कई योजनाएं शुरू की हैं भारत सरकार ने कि जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाया जाए, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी जो योजनाएं हैं, ताकि कम पानी में ही अधिक से अधिक उपज पैदा की जा सके। और इन सभी योजनाओं की वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और उसको उपजाऊ करने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। तो अच्छा निशांत, ये बताइए हमें कि क्योंकि इस सम्मेलन में जाहिर है कि जो भी इस पूरी समस्या से अकेले निपटा नहीं जा सकता, विभिन्न देशों के साथ साथ जो सिविल सोसाइटीज हैं विभिन्न देशों की, उन सबको जुटना होगा, तभी इस समस्या से पार पाया जा सकता है। ऐसे में इस सम्मेलन के दौरान ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए जिन पर गौर किया जाएगा, चर्चा की जाएगी?
जी देखिए, बिल्कुल क्योंकि प्रकाशों से ही इस लक्ष्य को नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र के साथ साथ तमाम जो राज्य सरकारें हैं, उसके अलावा पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करना होगा। गांव में जाकर या फिर पंचायत के स्तर पर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जागरूकता कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। और इस दिशा में भारत सरकार ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये जो टारगेट है उसको अगर हासिल करना वैश्विक स्तर पर, तो इसमें निश्चित तौर पर सब सारे स्टेक होल्डर्स को साथ आना पड़ेगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे अलग अलग देशों की सरकारें हो, या फिर राज्य सरकारें हो, या फिर पंचायत स्तर पर, सभी को साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा। तभी जो मरुस्थलीकरण की जो समस्या वैश्विक स्तर पर है, क्योंकि पूरे विश्व का 1/3 हिस्सा इससे प्रभावित है, और जिसमें भारत का शेयर जो है वो करीब 2.5% है। तो ऐसे में इस सबकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। और ये जो 2 से 13 सितंबर तक ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन होगा ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण के खिलाफ जो लड़ाई पर ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, COP14 है, तो उस दौरान 2 से 13 सितंबर के बीच इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। बहुत सारे सत्र इसमें आयोजित किए गए हैं, और जो मुख्य सत्र होगा वो 9 और 10 सितंबर को होगा, जिसमें दुनिया के कई देशों के मंत्री इसमें शामिल होंगे। अभी तक 94 देशों के मंत्रियों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है। तो और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है, जिसका कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा। तो ये जो तमाम सत्र आयोजित किए जाएंगे, उसमें इन तमाम पहलुओं पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो महत्वपूर्ण होगा ये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न स्तरों पर किस तरीके से अपने पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, उस दिशा में ये सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक साझा अभियान चलाकर बारामूला में 2 आतंकवादियों को पकड़ लिया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। तो एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया जम्मू कश्मीर में, और इस संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा गया। और जब भी किसी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा जाता है तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे माना जाता है, क्योंकि उससे आतंकवादियों से काफी जानकारी हासिल हो सकती है। और जिस तरीके से बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ, उस तरह से भी देखें तो ये पकड़ा जाने आतंकवादियों का बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं सीमा की बात करते हैं तो पाकिस्तान पर से लगातार सीमा पर अशांति फैलाने की हिमाकत करता जा रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल 2 जगहों पर पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। भारत की ओर से भी गोलीबारी का करारा जवाब दिया गया। एक अन्य घटना में डेलीना चौक इलाके में पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही चेक पोस्ट पर एक ट्रक से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद एक आतंकवादी को पकड़ा गया। उसके पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल बरामद हुई। एक अन्य आतंकी के पास से, जो कि इलाके में घुस गया, एक अन्य आतंकी भी पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो पास के रिहायशी इलाके में घुस गया। लेकिन उसे ढूंढने के लिए इस वक्त अभियान चल रहा है। उधर संदिग्ध आतंकवादियों ने सोमवार को पुलवामा जिले में उत्तरी त्राल के जंगली इलाके से बकरवाल समुदाय के 2 सदस्यों का अपहरण कर लिया और बाद में उनमें से एक की हत्या कर दी। इस बीच जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनी हुई है। श्रीनगर जिले के लिए लगभग 11,000 क्विंटल चावल जारी किया गया है, जिसे राशन की दुकानों पर पहले ही पहुंचा दिया गया है। घाटी में 61 लाख क्विंटल से अधिक चावल और लगभग 30,000 क्विंटल गेहूं, लगभग 2.5 लाख LPG सिलेंडर, 12,000 किलोलीटर से अधिक डीजल और लगभग 4,000 किलोलीटर मिट्टी का तेल और लगभग 4,000 किलोलीटर पेट्रोल भी उपलब्ध है। यानी ज्यादातर आवश्यक चीजों की आपूर्ति इस स्तर पर की जा रही है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो इस वक्त बुनियादी सुविधाओं का और जरूरतों का पूरा ख्याल कर रहा है प्रशासन। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक दल आज से कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर जा रहा है। धारा 370 और अन्य कारणों से कई विकास परियोजनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और ये दल अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास केंद्र,
अस्पताल, ये तमाम जो संस्थान है इन्हें खोलने के लिए जो भी सुविधाओं की जरूरत है उनका आकलन करेगा। ये दल क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार करेगा, जिसके बाद सरकार उन्हें आगे क्रियान्वित करेगी। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुज, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सीधे श्रीनगर से। अनुज, ये बताइए हमें कि जो तमाम खबरें मीडिया में आती जा रही हैं कि भाई लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा या लोगों को ये तमाम मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन आंकड़ों के साथ इस बात को सामने रख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सभी सुविधाएं, सभी बुनियादी जरूरतें जो हैं उनको पूरा किया जा रहा है। ज़मीनी सच्चाई क्या है? देखिए बिल्कुल ममता, क्योंकि हम काफी दिन से डीडी न्यूज की टीम यहां पर अलग अलग इलाकों में कश्मीर के जितने हैं, चाहे शहरी या ग्रामीण इलाके हों, हम वहां जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हम पूरे देश और दुनिया को ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जिस तरह की जो कुछ विदेशी मीडिया के अंदर या फिर कुछ अखबारों के अंदर जब खबरें आई थी कि स्थिति सामान्य नहीं है, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है, कल हमने अपने विशेष कार्यक्रम कश्मीर का सच में भी हमने वो तस्वीरें भेज दी थी कि किस तरीके से यहां प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार ने लोगों को सभी जितनी भी मुहैया चीजें होनी चाहिए जीवन जीने के लिए वो सभी कराई गई हैं। इसके अलावा मैं कुपवाड़ा के एलओसी का जो इलाका है, मैं वहां पर गया था, काफी पिछड़ा हुआ वो इलाका है। हमने जाके धारा 370 पर लोगों से सीधे ममता सवाल पूछे थे कि क्या आप धारा 370 के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके हटने से आपको क्या नुकसान होगा। निश्चित तौर पर हमने कल ये लोगों की जो बात है वो हमने डीडी न्यूज के माध्यम से सुनवाई थी। उन्होंने साफ कहा था हमें नहीं मालूम थी धारा 370 क्या है, लेकिन हम यहां अपने इलाके का विकास चाहते हैं, हम सड़कें चाहते हैं, रास्ते छोटे हो जाएं उसके लिए हम टनल चाहते हैं, लोगों के लिए हम रोजगार चाहते हैं। इस तरह की बातें लोगों के सामने निकल कर आई थी। और अभी कुछ देर पहले मैं डल लेक का जो श्रीनगर का इलाका है या फिर लाल चौक का जो इलाका है, मैं वहां पर गया था। जो एक पटरी बाजार यहां पर लगता है, वो लाल चौक के आसपास पूरा पटरी बाजार सजा हुआ है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और डल लेक की जो पटरी है उसको लोग जानते हैं कि ताजी सब्जी खरीदने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। हमने सुबह तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि वहां भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और इस बात की तस्दीक इस तरह के विजुअल्स करते हैं कि जो अलगाववादी संगठन है या उनकी विचारधारा के जो लोग हैं, जो लोगों को डराने का काम यहां पर कई दशकों तक करते रहे, अब लोगों के मन में वो डर यहां पर खत्म होता जा रहा है और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में कश्मीर के अंदर जो रौनक थी वो वापस लौटेगी और लोगों को जो रोजगार है और जो लोगों की सुविधा। जी अनुज, एक और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यक मंत्रालय की टीम है जो वहां दौरे पर है, क्योंकि केंद्र सरकार की कोशिशें हैं कि पंचायत स्तर तक जो विकास है वो पहुंचे, लोगों तक तमाम सुविधाएं पहुंचे। ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालयों की टीम है, इसके रोल को किस तरह आंकते हैं वहां लोगों की जरूरतों के मद्देनजर? देखिए बिल्कुल ये 2 दिन का दौरा होगा, ये जम्मू से शुरू होगा और जम्मू के बाद फिर शाम तक उस टीम के या कल सुबह तक यहाँ श्रीनगर और कश्मीर के जो बाकी इलाके हैं वहाँ तक वो जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, समाज के जो लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं या फिर पंचायत चुनाव जीत कर जो प्रतिनिधि आए थे उनसे बातचीत करेंगे और एक हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि भाई केंद्र सरकार के माध्यम से कई हजार करोड़ का जो बजट दिया गया था, किस तरीके से वो यहाँ पर उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, नहीं हुआ है, क्या ज़रूरतें हैं। और तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक रिपोर्ट बना के विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद केंद्र सरकार को दी जाएगी और किस तरीके से उसमें तेजी लाई जा सकती है उन विकास कार्यों के अंदर। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो एक डेलीगेशन यहाँ पर आएगा वो इस चीज की रिपोर्ट बनाएगा। तो पूरी कोशिशें लगातार प्रशासन की तरफ से यही हैं कि जिस तरह की विदेशी मीडिया में जो खबरें दिखाई गई थी और जब हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर अब लोग इस बात को भी कहते हैं कि जो डीडी न्यूज के लोग हैं वो जो सही खबरें हैं वो जो हैं वो दिखाएं और इस बात को बताएं कि यहां पर लोगों में कोई डर नहीं है, आवाम में कोई डर नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन का साथ मिलेगा तो वो भी प्रशासन का साथ देने को तैयार हैं और कश्मीर को आगे बढ़ाने में, तेजी से आगे बढ़ाने में कश्मीर की आवाम और यहां की जनता एक बार फिर से साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल अनुज, यानी कि जमीनी तस्वीर और लोगों की सही जरूरत क्या है उसके आधार पर विकास योजनाओं को सही दिशा देने की दिशा में काम कर रही है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉय बैंक की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने द टॉय बैंक के देश भर में 5000 स्थानों पर खिलौनों की क्लास होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन बच्चों के लिए भी ये उपयोगी हैं जो खिलौने खरीद नहीं सकते। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में बच्चों के खेलने के लिए उचित प्रबंध करने के लिए संकल्पित है। मंगलवार को दिल्ली में निगम प्रतिभा विद्यालय में द टॉय बैंक क्लास का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश भर में तकरीबन 5000 टॉय बैंक क्लास खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को भरपूर खेलने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे लगता था केवल दिल्ली शहर में खिलौने इकट्ठा करते हैं और बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, लेकिन जब मैंने सुना और देखा कि देश भर में 5000 जगह इस तरह के टॉय बैंक प्रस्तावित किए हैं, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये सही काम है। वहीं द टॉय बैंक की डायरेक्टर विद्युन गोयल ने बताया कि किस प्रकार से उनकी एनजीओ ये कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस तरह के और टॉय बैंक क्लास स्कूलों में खोले जाएंगे। हमने दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में सेफ प्ले रूम एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये जो सेफ प्ले रूम है ये राइट टू प्ले पे काम करता है, क्योंकि प्ले एक बच्चों का अधिकार है और अनफॉर्चुनेटली इंडिया पे इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। बट हम चाहते हैं कि हर बच्चे को खेलने का अधिकार हो और वो खेल के सीखे। दैट मीन्स लर्निंग थ्रू प्ले। तो गौरतलब है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें बचपन में पढ़ाई के अलावा खेलों के माध्यम से भी सीखने का मौका मिले, ये सब हम सब की जिम्मेवारी है। इस तरह के प्रयासों से ही बच्चों के सुनहरे भविष्य की आस जगी है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो टॉय बैंक दे रहे हैं बच्चों को खेलने का मौका। उच्चतम न्यायालय कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्टर मामले को लिस्ट करने पर विचार करेंगे। आज जस्टिस रमन्ना की बेंच से बागी विधायकों के वकील वी गिरी ने जल्द सुनवाई की मांग की। दरअसल बागी विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने आज 7वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक पोस्टर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो को शुरू करने की प्रक्रिया को लेकर एक फिल्म का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो सूचना प्रसारण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जरिए लोगों को स्थानीय भाषा में जानकारियां पहुंच पाती हैं। Wonders, particularly at the time of some difficulty like the disaster in, say, Orissa or in the floods in the coastal areas, where because of shortage of electric supply or disruption of communication, the only way to communicate or to warn people or to request them to evacuate is through the community radio system. The beauty of the community radio system lies that each community can identify their own issues and prioritize their own issues and work in a way that the local communities get empowered by their own local people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी और पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के घर पहुंचकर उन्हें आज श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अरुण जेटली की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवार को सांत्वना दी। प्रधानमंत्री ने जेटली के कैलाश कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी संगीता जेटली, पुत्री सोनाली जेटली और बेटे रोहन जेटली से बात की। पीएम मोदी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के वक्त विदेश दौरे पर थे।
उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी ओर से अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन से ही अरुण जेटली के परिवार से बात कर अपनी संवेदना जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद भावुक लहजे में कहा था, जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक यात्रा पर कदम से कदम मिलाकर चले, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और साथ मिलकर जूझे, सपनों को सजाने और सपनों को निभाने का सफर जिनके साथ किया, उस दोस्त अरुण जेटली ने आज अपनी देह छोड़ दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु ने आज खेल मंत्री किरेन रिजिजू से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खेल मंत्री ने सिंधु द्वारा हासिल कामयाबी को देश के लिए गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामनाएं सिंधु के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज एक निजी विमान हादसे का शिकार हो गया। दरअसल लैंडिंग के दौरान विमान बिजली के तारों में उलझकर जमीन पर गिर गया और हादसे का शिकार हो गया। धनीपुर हवाई पट्टी पर हुए इस हादसे में विमान में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस के मुताबिक एक निजी एविएशन कंपनी के विमानों की मरम्मत के लिए इंजीनियर की टीम आज दिल्ली से विमान के जरिए अलीगढ़ आ रही थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त ये हादसा हो गया। विमान में 4 इंजीनियर्स के साथ 2 पायलट मौजूद थे। और मीडिया प्राइम में यहां वक्त चला एक ब्रेक का, आप बने रहें हमारे साथ। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊं? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कार्ड। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या? ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। और ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें आंचल के साथ। तो आंचल, व्यापारियों को मिली है बड़ी राहत, क्योंकि कल GST रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ा दी सरकार ने। जो सरप्लस भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को दिया, आखिर क्या है इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। RBI ने लाभांश और सरप्लस के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया और ये जो रुपए हैं उसमें से 1,23,414 करोड़ रुपए 2018-19 के लिए सरप्लस हैं। 52,637 करोड़ रुपए संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के मुताबिक तय किए गए हैं और ये जो कमेटी है, बिमल जालान कमेटी, उनकी सिफारिशों को मंजूरी मिली है, जिसकी वजह से ये सरप्लस दिया जा रहा है। RBI के अतिरिक्त रिजर्व को सरकार
को स्थानांतरित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और आरबीआई की ओर से सरप्लस ट्रांसफर किए जाने से केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त पैसा आएगा। ये फायदे मैं आपको बता रही हूं, और जिससे कि सरकार सार्वजनिक लोन चुकाने के साथ साथ बैंकों में पूंजी डालने की व्यवस्था कर पाएगी। साथ ही राजकोषीय घाटे को बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा बूस्टर डोज है। आरबीआई अपने सरप्लस कैश को चरणबद्ध तरीके से 3 से 5 साल में सरकार को ट्रांसफर करेगा और इस चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र के जो बैंक है, सरकारी क्षेत्र के जो बैंक है, तो कैश इनफ्लो यानी कि लिक्विडिटी, तरलता, जिसकी जिक्र हमेशा से आरबीआई गवर्नर करते रहे हैं, उसको बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी और डिमांड यानी कि जब हम मांग की बात करते हैं तो वो भी बढ़ेगी। लगातार इस बात की कोशिश की जाती है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर चरण सिंह, जो कि सीईओ हैं इग्रो फाउंडेशन के। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। प्रोफेसर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो इतना बड़ा बूस्टर डोज ये दिया गया है सरकार को आरबीआई द्वारा, कहीं ना कहीं सरकार को अतिरिक्त पैसा मिलेगा, और दूसरी अहम चीज ये है कि जो बैंकों का वित्त पोषण है, आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री, उनके वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त पूंजी। ये काफ़ी अच्छी जमा राशि मिली है सरकार को। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक, हमारे अपने देश का जो सेंट्रल बैंक है, हर साल कुछ न कुछ प्रॉफिट्स सरकार को देते आते रहते हैं। तो कभी 50,000 करोड़, कभी 60,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चलती रही और सिर्फ हमारे देश में नहीं चलती है। विदेशों के जो केंद्रीय सेंट्रल बैंक्स होते हैं, विदेशों में भी प्रॉफिट्स जो सेंट्रल बैंक्स बनाते हैं वो सरकार के साथ बांट देते हैं। अमेरिका में भी यही हाल है और विदेश के और कई देश में सेंट्रल बैंक्स में यही होता है। तो एग्जैक्टली उस चीज़ को निगाह रखते हुए तो ये एक अच्छी चीज़ है, पर एक परंपरा तौर पे चल रही है। इस पर क्या हुआ था कि दिसंबर 2018 में कुछ बात चली थी कि जो कैपिटल है और जो रिजर्व्स है रिजर्व बैंक के पास, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और जिस तरीके सरकार कुछ थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रही थी, इतने ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, देश में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस की बात हो रही है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमेशा टाइट रहते हैं, तो क्या वो जितने रिजर्व्स लॉक करके रखे हुए हैं, क्या उनको रिलीज़ किया जा सकता है? तो उस दौरान ये बिमल जलान कमेटी गठित की गई थी। उसमें मेंबर्स भी काफ़ी अच्छे तजुर्बे वाले थे। बिमल जलान साहब खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, तो दोनों पहलुओं को अच्छी तरह समझते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट तो अभी हमने नहीं देखी है क्योंकि मेरे ख्याल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, पर जो कुछ आया है उसमें से समझ आया है कि जो कैपिटल फ्रेमवर्क है, जिस तरीके को रिजर्व बैंक का कैपिटल फ्रेमवर्क होना चाहिए, और फिर सरप्लसेस जो जनरेट होते हैं बांट देने चाहिए सरकार के साथ, 3 से 5 साल में वो पूरे बांटे जाएंगे। तो उन्होंने उस चीज़ में कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर जो बात की कि 2 कंपोनेंट्स होंगे इस इकोनॉमिक कैपिटल के, एक रियलाइज्ड इक्विटी होगा, एक रिवैल्यूएशन बैलेंसेस होगा। रिवैल्यूएशन बैलेंसेस को टच नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सेंसिटिव है। जहाँ तक रियलाइज्ड इक्विटी है उसमें से सारी चीज़ें जो रिजर्व्स बनाने हैं वो बनाए जाएंगे। अगर ये रिजर्व्स जो बने हुए हैं, ये रियलाइज्ड इक्विटी उससे ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो सारे का सारा ही सरकार को दे दिया जाएगा। तो इस साल एग्जैक्टली इसी तरीके हुआ है कि 1.23 लाख करोड़ जो आपने कहा है, उसमें से कुछ तो पहले एडवांस डिविडेंड आ चुका था, और बाकी का जो है सो इस साल सारे का सारा सरकार को आ रहा है। करीबन 28,000 करोड़ का डिविडेंड ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन जब भी हम अब जो आरबीआई गवर्नर हैं उनको सुनते हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि जो तरलता है, लिक्विडिटी बढ़ाना इस वक्त सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, और खास तौर पर क्रेडिट ऑफ टेक, जिसकी बेहद अहम जरूरत है। क्या इस कदम से इन दोनों प्राथमिकताओं को गति मिलेगी? यस, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपने खुद नोट किया है कि वित्त मंत्री जी ने पिछले हफ्ते कुछ अनाउंसमेंट्स भी की हैं, कोई टैक्स कंसेशंस भी अनाउंस की, और कई नई स्कीम्स भी उन्होंने अनाउंस की हैं। यहाँ तक कहा है कि इस हफ्ते फिर या इससे अगले हफ्ते फिर वो कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आएंगे, ऑटोमोबाइल्स के लिए लाएंगे, हाउसिंग के लिए लाएंगे। इन सारी स्कीम्स के नीचे खर्चा तो होता ही है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट या सरप्लस रिजर्व बैंक से आया है, काफ़ी ज़्यादा है। आप पिछले साल अगर देखें तो करीब 50,000 करोड़ सरकार को आया था, उससे पहले करीब
30,000 करोड़ आया था। इस साल 1.72 लाख करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो सरकार ने भी जो स्कीम्स अनाउंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम 17,000 करोड़ जो बैंक्स को कैपिटलाइजेशन के लिए देना है बैंक्स को, उसको फ्रंट लोड करेंगे। तो उस सारी एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट आया है काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि, और वो खेल जगत से है, कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सिंधु से देश का गौरव बढ़ाने के लिए खुशी भी जताई। तो गौरवपूर्ण क्षण है भारत के लिए, जहां प्रधानमंत्री पीवी सिंधु से मुलाकात कर रहे हैं। और बेटी है तो मुमकिन है, ये साफ तौर पर। और प्रधानमंत्री ने इस बाबत ट्वीट भी किया है कि किस तरह से भारत के लिए ये गौरव का क्षण है, भारत की बेटी हैं और भारत के लिए गर्व की बात है पीवी सिंधु का ये चैंपियनशिप को जीत पाना। और वो खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिस तरह से खुद मेडल पहनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु को। स्टार पीवी सिंधु हम कह सकते हैं। और चर्चा को वापस बढ़ाएंगे। हम लगातार आरबीआई को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जो अतिरिक्त पैसा यानी कि जो दिया जा रहा है सरप्लस के रूप में, प्रोफेसर चरण, किस तरह से इसको वेलफेयर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि तमाम कई ऐसी स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री की और सरकार की जो वेलफेयर से, सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अगर उसमें भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्राथमिकता है, जो प्रतिबद्धता है एज अ वेलफेयर स्टेट, ये उसको भी अंकित करता है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अहमियत तो मुझे इस चीज़ की है कि जो 17,000 करोड़ सरकार ने कहा था कल वित्त मंत्री जी ने पिछले हफ्ते कि हम लोग बैंकों को फ्रंट लोड करेंगे, तो कम से कम ये पैसा आने से उस टाइम पे सबके मन में एक विचार चल रहा था कि इतना पैसा कहाँ से, 17,000 करोड़ कहाँ से हम लोग फ्रंट लोड कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड आपने देखा होगा कि ये भी कहा गया था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और हाउसिंग इंडस्ट्री को भी कुछ हेल्प करने के लिए कुछ हो सकता है टैक्स कंसेशंस देने पड़े। और कुछ टैक्स कंसेशंस जो अनाउंस किए, टैक्स रेट्स जो अनाउंस किए गए थे बजट में, उनको भी विड्रॉ करने की बात हो रही थी। तो एक किस्म से अगर ये पैसा अभी सरकार के पास आ जाता है तो ये अगर यूज़ होना शुरू हो जाता है सरकार की स्कीम्स के अंदर, बैंकों के लिए या हाउसिंग के लिए या नेशनल हाउसिंग बैंक को देने के लिए, तो एक किस्म की लिक्विडिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो आप भी कह रहे थे और गवर्नर ने भी 2-3 बार कहा था कि थोड़ी लिक्विडिटी टाइटनेस महसूस हो रही है और उसको हम लोगों ने एड्रेस करना है। ऑफकोर्स पिछले कुछ हफ्तों में तो सरप्लस चल रहा था, पर लिक्विडिटी की सिचुएशन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने बार बार दोहराई थी। तो ये पैसा आने से वो जो टाइटनेस चल रही थी वो एकदम मुझे लगता है रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं कि एक बार इतना जब पैसा हाथ में आ जाएगा, अगर 17,000 करोड़ उसमें से निकाल भी दें जो बैंकों को फ्रंट लोड करना है, और कुछ टैक्स कंसेशंस जो हम सोच रहे हैं कि ऑटोमोबाइल और नेशनल हाउसिंग बैंक को हाउसिंग के लिए, ये सब के लिए पैसा जरूरत पड़ेगी, फिर भी कुछ पैसा हमारे पास बच जाएगा। तो जो रिलीफ है, जो मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं, जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, जो एक साल में हम लोग पैसे का इनकम फ्लो जब आता है फिर उधर सारा एलोकेट करते हैं, मुद्रा स्कीम्स हैं जो, उनके लिए ये पैसा काफी फायदेमंद होगा और एक किस्म का फ्लो कंट्री में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। प्रोफेसर चरण, आप इस खास शो के लिए आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। और आर्थिक जगत में बढ़ते हैं खबरों में आगे। खाद्य नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य पदार्थों के दान को बढ़ावा देने और बर्बादी घटाने के लिए नियम बनाए हैं। ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे। FSSAI खाद्य और किराना सामग्री के दान को बढ़ावा देना चाहता है ताकि जरूरतमंद लोगों को बांटा जा सके। तो आज व्यापार प्राइम में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए ममता के पास। बहुत शुक्रिया आंचल व्यापार प्राइम के लिए। और फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है आप सबके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो।
पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉस्को के 2 दिन के दौरे पर हैं। वो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जयशंकर उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री वल्दाई डिस्कशन क्लब में होने वाले सत्र में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 5वें पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अतिथि के रूप में और दोनों देशों के मध्य 20वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए व्लादिवोस्तोक के दौरे पर जाएंगे और पदभार ग्रहण करने के बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पहला मॉस्को दौरा है। और अब खबर नेपाल से। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बीच बस सेवा शुरू हो गई है। नेपाल के भौतिक पूर्वाधार और यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ और नेपाल में भारत के राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने कल शाम काठमांडू से हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया। दोनों देशों के बीच ये 11वीं बस सेवा है। पेश है हमारे काठमांडू संवाददाता राजकुमार की एक खास रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक और प्रयास के तहत सोमवार को काठमांडू से सिलीगुड़ी के बीच बस सेवा शुरू हुई। इस अवसर पर नेपाल के भौतिक पूर्वाधार और यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ ने कहा कि इस बस सेवा से दोनों देशों के लोग और नजदीक आएंगे तथा भारत और नेपाल के बीच पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। नेपाल में भारत के राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने कहा कि दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लोगों के साथ नेपाल का बहुत गहरा नाता है तथा इस बस सेवा से रिश्ता और मजबूत होगा। सिलीगुड़ी उस एरिया से लोग सदियों से काठमांडू आते रहे, यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं। कई लोग तो बहुत अच्छे अच्छे चीज करें और गीत लिखे, यहाँ पर राष्ट्रगान निर्माण किया और हम लोग भानुभक्त भी शेयर करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो बस लिंक है इसकी बहुत डिमांड होगी। भारत और नेपाल के बीच 2014 में हुए मोटर वाहन समझौते के अनुसार दोनों देशों के बीच नियमित बस सेवाएं शुरू करने के लिए 13 मार्गों पर अनुमति प्रदान की जा चुकी है। 11वां रूट है, आज ये ओपनिंग कर रहा है। 11वां रूट में हम लोग आज काठमांडू से सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी, काठमांडू से सीधा बस का कनेक्टिविटी से हम दोनों कंट्री का पर्यटन, दोनों कंट्री का यात्रियों के लिए सुविधा के लिए हम बस संचालन कर रहा है। 44 सीटों वाली काठमांडू सिलीगुड़ी डीलक्स बस पूरी तरह से एयर कंडीशनड है और इसमें फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। बस सेवा शुरू होने से चालक और यात्री दोनों काफी खुश हैं। नेपाल भारत मैत्री बस सेवा के पहली बार जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें तो गाड़ी तो पहली बार जा रहा है, ये अब चलते चलते कैसा महसूस होगा उसके बाद न मालूम होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अक्सर ट्रैवलिंग करता रहता हूँ नेपाल टू सिलीगुड़ी और इस बस का तो मेरे को बहुत आगे से इंतज़ार था। सो आज वो भी विशेष भी फुलफिल हो गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम लोग को अब काकर विदा आने नहीं पड़ेंगे,
सिलीगुड़ी से ही हम लोगों को ये बस मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह बस काठमांडू से सिलीगुड़ी तक की 650 किलोमीटर की यात्रा करीब 18 घंटे में पूरी करेगी। बस हर शाम 3 बजे काठमांडू से रवाना होगी और कांकड़भीटा पानी टंकी बॉर्डर होते हुए अगली सुबह 9 बजे के करीब सिलीगुड़ी पहुंचेगी। बस का किराया 2000 नेपाली रुपए है और टिकट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। उम्मीद है कि इस बस सेवा से भारत तथा नेपाल के बीच युगों पुराने मैत्री संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रसार भारती के लिए काठमांडू से राजकुमार। अमेज़न के जंगलों में लगी भयानक आग पर काबू पाने के लिए G7 के देशों ने 30 लाख यूरो राहत मदद देने की घोषणा की है, लेकिन ब्राजील ने मदद की पेशकश को ठुकरा देने के संकेत दिए हैं। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन और दुनिया के फेफड़े के नाम से प्रसिद्ध अमेज़न जंगल 2 हफ्ते से जल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने वाले इस अमेज़न जंगल में लगी भयावह आग पर काबू पाने के लिए G7 देशों ने 30 लाख यूरो की राहत मदद देने की घोषणा की है। लेकिन आग से प्रदूषण का स्तर बढ़ने और वैश्विक पटल पर इन देशों द्वारा की जा रही मदद को नजरअंदाज करते हुए ब्राजील ने इस मदद की पेशकश को ठुकरा देने के संकेत दिए हैं। ब्राजील के पर्यावरण मंत्री रिकार्डो सल्लेस ने G7 देशों द्वारा आग बुझाने के लिए दिए गए कोष का पहले स्वागत किया था, लेकिन मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद सरकार ने इस पर अपना रुख बदल लिया है। ब्राजील की सरकार ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले अपने घर और अपने क्षेत्र पर ध्यान दें। वैश्विक धरातल पर अमेज़न के जंगल में लगी आग से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। इस साल की शुरुआत से अब तक इन जंगलों में 73,000 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। इस आग से 16,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां और करीब 39,000 करोड़ पेड़ प्रभावित हुए हैं। इसलिए आग के प्रचंड प्रकोपों से घिरे विशाल अमेज़न वर्षावनों की रक्षा के लिए एक साथ आने वाली विश्व शक्तियों ने इसके संरक्षण की उम्मीद जगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फ्रांस में G7 सम्मेलन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के बाद वो अगले कुछ सप्ताह में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बात करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ G7 सम्मेलन से अलग बियारित्ज में उपस्थित रहे। मैक्रों ने बताया कि गहरी कूटनीति और परामर्श के बाद अमेरिकी और ईरान के राष्ट्रपतियों की बैठक का माहौल बनाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर परिस्थितियां ठीक रहती हैं तो बैठक जरूर करेंगे। आपको बता दें कि व्यापार, निवेश और प्रतिबंधों पर राहत के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने वाले 2015 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पिछले ही वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग हो गए थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। चौंतीस साल हो गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर। यहाँ का हर बच्चा मेरी आंखों के सामने ही पला बड़ा है। कल यहाँ से जाने के बाद क्या यही गांव वाले मेरा योगदान याद रखेंगे? मेरा वजन लेने के लिए और मुझे कुपोषण से बचाने के लिए थैंक यू। हमें समय पर पोषाहार देने के लिए धन्यवाद। मैडम, क ख ग से LLB तक का रास्ता आपने ही दिखाया था। इस सफर को शुरू करवाने के लिए थैंक यू। मुन्नी की इस दुनिया में आने की खुशखबरी उसके पिताजी से पहले मैंने आपको दी थी। गर्भ के हर कदम पर मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद। ये हमारी छोटी बहन हमसे ज्यादा सियानी हो गई है। हमारी गोद भराई से लेके मुन्नी के अन्नप्राशन और उसकी भी गोद भराई तक हमारा साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि गर्भ से जीवन के पहले 1000 दिन बच्चे के पोषण और दिमागी विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उसके भविष्य को आकार देते हैं। कृष्णा देवी की तरह भारत में रोज 13 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक लक्ष्य के साथ घर से निकलती हैं।
हजारों माओं और बच्चों के भविष्य को संवारने का लक्ष्य। उनका हौसला बनाए रखने के लिए आप भी अपने गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हाथ बटाएं। उनको धन्यवाद कहिए। हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती है? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला। जी। आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अमिटी प्राइम में आइए अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें गौरव के साथ। तो गौरव, सिंधु देश वापस लौट आई है, देश को एक गौरवान्वित क्षण देने के लिए। बिल्कुल ममता जी, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सिंधु से देश का गौरव बढ़ाने के लिए खुशी जताई। इससे पहले खेल मंत्री किरेन रिजिजू से भी सिंधु ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खेल मंत्री ने सिंधु द्वारा हासिल कामयाबी को देश के लिए गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामना सिंधु के साथ है। इस मुलाकात के दौरान सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वाकई गौरव का पल रहा है पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि सिंधु की जो जीत रही है वो अपने आप में नायाब रही है। वो पहली ऐसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रही जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले सोमवार रात को स्वदेश लौटने पर सिंधु का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में काफी तादाद में खेल प्रेमी, पत्रकार और बैडमिंटन संघ के लोग एयरपोर्ट पे उपस्थित रहे। पीवी सिंधु ने रविवार को स्विट्जरलैंड में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में नोजोमी ओकुहारा को शिकस्त देकर इतिहास रचा था। सिंधु पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सिंधु के बाद बात करते हैं टेनिस की, जहां साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के पहले दिन भारत के सुमित नागल को पहले दौर के मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। सुमित का सामना स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर से हुआ। पहले सेट को 6-4 से जीतकर नागल ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन इसके बाद रॉजर फेडरर ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए मैच में शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतते हुए मुकाबले को 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से अपने नाम करने में कामयाबी पाई। भारतीय खिलाड़ी प्रजनेश्वरन गुणेश्वरन को पहले दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। प्रजनेश को 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने हराने में सफलता पाई। मेदवेदेव ने भारतीय खिलाड़ी को 6-4, 6-1, 6-2 से मात दी। वहीं पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त और खिताब के प्रबल दावेदार सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। जोकोविच ने पहले दौर के मुकाबले में स्पेन के रॉबर्टो कार्बोले बेना को सीधे सेट में 6-4, 6-1, 6-4 से मात दी।
महिला वर्ग में खिताब की प्रबल दावेदार अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने जीत हासिल कर दूसरे दौर में स्थान बना लिया। सेरेना ने रूस की मारिया शारापोवा को 6-1, 6-1 के सीधे सेट में हराया। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त एशले बार्टी ने कड़े संघर्ष के बाद पहले दौर की बाधा पार करने में सफलता पाई। बार्टी ने जरीना दियाम को 6-1, 6-1, 6-3, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। महिला वर्ग में ही 2016 की चैंपियन जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को पहले ही दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। कर्बर को फ्रांस की क्रिस्टीना मार्टिनोविक ने 7-5, 0-6, 6-0 से हराया। उधर चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने भी पहले दौर का मुकाबला जीत अगले चरण में जगह बना ली। कैरोलिना ने अपनी ही देश की तेरेजा मार्टिनकोवा को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं ममता के पास। और खेल प्राइम के लिए और फिलहाल मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से अगर आप लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स अब यूट्यूब और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें जरूर